नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सार्टिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जो इस बार का कारगिल विजय दिवस मनाया गया, ये 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया है 26 जुलाई को। और 26 जुलाई 1999 को 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल पे विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसको भी याद रखिएगा। जो कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध हुआ था। और 1999 में ये युद्ध हुआ था। 1999 में शुरुआत इसकी हुई थी। 8 मई 1999 को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। और उस समय जो भारत के पीएम थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इनको भी याद रखिएगा। तो जो कारगिल विजय दिवस, कारगिल युद्ध हुआ, उसमें 2 ऑपरेशन चलाए गए। पहला ऑपरेशन था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय था जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे उनको भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए, पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन विजय। जबकि ऑपरेशन सफ़ेद सागर एक चलाया गया। ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया। तो ये था कि जो पाकिस्तानी घुसपैठियों के द्वारा चौकियाँ स्थापित कर ली गई थी, उन चौकियों को खाली कराने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा? ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था। तो ये 2 ऑपरेशन भी याद रखिएगा। ऑपरेशन विजय घुसपैठियों को भगाने के लिए और पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने के लिए, और ऑपरेशन सफ़ेद सागर पाकिस्तानी घुसपैठियों के द्वारा जो चौकियाँ स्थापित कर ली गई थी, उन चौकियों को खाली कराने के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था। युद्ध की समीक्षा के लिए जब 1999 में 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल पे सफलता प्राप्त कर ली, तो उस समय एक समिति का गठन किया गया था। 1999 में ही समिति का गठन किया गया। और उस समिति को भी याद रखिएगा, के सुब्रमण्यम समिति थी। के सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था। सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था कारगिल युद्ध की समीक्षा के लिए। तो इस समिति को भी याद रखिएगा, के सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया कारगिल युद्ध की समीक्षा के लिए। के सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। जो 20 जुलाई है, 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसको याद रखिएगा। 20 जुलाई को हर साल विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। तो 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस, शतरंज दिवस मनाया जाता है। शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। जबकि 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। और इसी दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। संरक्षण दिवस भी 28 जुलाई को ही मनाया जाता है। और 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को याद रखिएगा, पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। सन्निकटन दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। जबकि पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। बजट 2024-25 में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो जो बजट 2024-25 का जो बजट है, उसमें अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए ऑप्शन सी 1000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 1000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। तो इसको भी याद रखिएगा। जो 4.5 लाख करोड़ रुपए है, ये रक्षा क्षेत्र के लिए इतनी धनराशि आवंटित की गई है।
तो रक्षा क्षेत्र में कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 4.4 लाख करोड़ रुपए रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है, जबकि 1.25 लाख करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र में आवंटित की गई है। शिक्षा के लिए आवंटित की गई है 1.25 लाख करोड़ रुपए, और 89,287 करोड़ रुपए जो है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो 4.5 लाख करोड़ रुपए रक्षा क्षेत्र के लिए, 1.25 लाख करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र के लिए और 89,287 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है, और 1,000 करोड़ रुपए जो है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए आवंटित की गई है बजट 2024-25 में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर शुद्ध सल्फर के पीले हरे क्रिस्टल की खोज की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह पर। क्यूरियोसिटी रोवर जो है मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजा गया था 2011 में। तो ये मंगल ग्रह पे भेजा गया था, तो मंगल ग्रह पे इसने सल्फर के पीले हरे क्रिस्टल की खोज की है। अभी हाल ही में एक मैगलन मिशन भी भेजा गया है, किस ग्रह के लिए? तो इसको भी याद रखिएगा, ये शुक्र ग्रह के लिए है मैगलन मिशन। जबकि जो जूनो है, जूनो किस ग्रह के लिए भेजा गया है? तो जूनो नासा के द्वारा ही भेजा गया है, बृहस्पति के लिए भेजा गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह के लिए जूनो है, शुक्र के लिए मैगलन, जबकि मंगल के लिए क्यूरियोसिटी रोवर है। ठीक है, जो मंगल और बृहस्पति जो हैं, इन दोनों की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है किन दो ग्रहों के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में, उनकी कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है। इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड की पहली महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्ति के रूप में किस राज्य में ग्रेनाइट ब्लॉक मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रेनाइट ब्लॉक मिला है। तो इसको याद रखिएगा। जो ग्रेनाइट होता है कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप होता है, इसको भी याद रखिएगा। कार्बन का एक ये क्रिस्टलीय अपरूप होता है। जिस तरह से कार्बन के अपरूप होते हैं, हीरा होता है, फुलरेन होता है, उसी तरह से कार्बन का एक अपरूप है ग्रेनाइट भी। ग्रेनाइट एक अधातु होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे धातुओं के गुण भी पाए जाते हैं। इसमें धातुओं के भी गुण पाए जाते हैं, और यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। ग्रेनाइट जो होती है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेनाइट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है सबसे ज़्यादा जो लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी में होता है। लिथियम आयन बैटरी के जो एनोड सामग्री के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा, एनोड सामग्री के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, स्नेहक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्नेहक बनाने के रूप में होता है। पेंसिल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो जो ग्रेनाइट होता है एक कार्बन का अपरूप होता है, या एक अधातु होता है, धातुओं का भी इसमें गुण मिलता है, या ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। लिथियम आयन बैटरी में एनोड सामग्री के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेंसिल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और स्नेहक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कोल इंडिया लिमिटेड है, इसको भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी नवंबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, और हाल ही में इसकी एक योजना चली है, निर्माण योजना। इसको याद रखिएगा, ये एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। निर्माण जो पहल है या योजना है, ये किसके लिए है? तो जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो अगर प्री पास करके मेंस में जाते हैं तो उनको 1 लाख रुपए की पुरस्कार दिया जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। निर्माण पहल किसकी है? तो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा है, और ये सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए मेंस में जो जाएंगे उनको 1 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?
तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। 8.2% की वृद्धि हुई, 8.2% की वृद्धि हुई। जो वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई? 8.2% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2024 में भारत में मुद्रास्फीति कितनी प्रतिशत रही? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5.4%। वित्त वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति कितनी रही? 5.4% रही, जबकि 6.7% 2023 में थी। 2023 में कितनी थी? 6.7% थी, और 2025 में अनुमान लगाया गया है कि 4.5% रहेगी। 2025 में कितनी रहेगी मुद्रास्फीति? 4.5% रहेगी, जबकि 2026 में 4.1% का अनुमान लगाया गया है कि 4.1% रहेगी मुद्रास्फीति 2026 में। राष्ट्रीय आयकर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। 24 जुलाई 24 जुलाई 1860 को ही पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा, इसको याद रखिएगा, जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार भारत में आयकर की शुरुआत की गई थी। टैक्स की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? जेम्स विल्सन के द्वारा 24 जुलाई 1860 को की गई थी। तो इसीलिए हर साल आयकर विभाग के द्वारा राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है, 24 जुलाई को मनाया जाता है। जो आयकर विभाग होता है, आयकर विभाग जो है ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और यह सीबीडीटी के नेतृत्व में काम करता है। सीबीडीटी के नेतृत्व में काम करता है। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है, ऑफ डायरेक्ट टैक्स होता है। इसी के अंतर्गत काम करता है आयकर विभाग, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सीबीडीटी की स्थापना 1963 में हुई थी, और इसका जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनको भी याद रखिएगा, रवि अग्रवाल हैं। रवि अग्रवाल वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। रवि अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं, और जो इसका हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो नई दिल्ली में स्थित है इसका हेड क्वार्टर, इसको भी याद रखिएगा। 22 जुलाई को अभी हम लोग जानते हैं कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को पाइसा निकटन दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व मस्तिष्क दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है, पाइसा निकटन दिवस भी और विश्व मस्तिष्क दिवस भी 22 जुलाई को ही मनाया जाता है। जबकि 26 जुलाई को कौन सा दिवस? कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में शौर्य एयरलाइंस का एक विमान त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल में स्थित है। जो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। और जो शौर्य एयरलाइंस है ये नेपाल की एयरलाइंस है, तो इसको भी याद रखिएगा। एस्टोनिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस्टियन मिशेल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये काजा कैलाश की जगह लेंगे, काजा कैलाश की जगह अब क्रिस्टियन मिशेल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एस्टोनिया जो है ये उत्तरी यूरोप का एक देश है, उत्तरी यूरोप का एक देश है। और एस्टोनिया की जो राजधानी है, राजधानी को भी याद रखिएगा, राजधानी इसकी है तेलिन, इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी कौन सी है? तेलिन है। और इसकी जो सीमा है बाल्टिक सागर और फिनलैंड की खाड़ी से लगती है, इसको भी याद रखिएगा। बाल्टिक सागर और फिनलैंड की खाड़ी से इसकी सीमा लगती है। मसूद पेजेश्कियान जो हैं ये ईरान के राष्ट्रपति बने हैं, ईरान के राष्ट्रपति हैं। जबकि डिक सूफ जो हैं नीदरलैंड के, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? डिक सूफ है। और मसूद पेजेश्कियान जो हैं ईरान के राष्ट्रपति हैं। सॉरी। हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन
ने किस देश को अमेरिका की स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म सूची से हटाने की मांग की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्यूबा। तो क्यूबा को हाल ही में अमेरिका का जो स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म सूची है उसे हटाने की मांग की गई है। किसके द्वारा? नाम के द्वारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों के द्वारा ये मांग की गई है। जो स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफ टेररिज्म है ये अमेरिका के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया था, अमेरिका के द्वारा, और ऐसे देशों के लिए शुरू किया गया कि जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों का सहयोग करते हैं, ऐसे देशों के लिए, आतंकवाद प्रायोजित देशों के खिलाफ, प्रायोजित देशों के खिलाफ इसको लागू किया गया। और इसमें जो शामिल देश होते हैं वो उसको अमेरिका द्वारा एक तरफा आर्थिक वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंध लगाया जाता है। उस पर अमेरिका एक तरफा प्रतिबंध लगाता है, आर्थिक वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंध लगा देता है। और इसमें जो शामिल देश हैं उसमें अभी उत्तर कोरिया है, ईरान है, सीरिया है और क्यूबा है। तो क्यूबा को अभी हाल ही में ये चर्चा में चल रही है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों के द्वारा ये मांग रखी गई है कि इस सूची से बाहर किया जाए। तो इसको याद रखिएगा। जो नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन है, नॉन अलाइन मूवमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नाम की जो स्थापना 1955 से मानी जाती है। 1955 में जो पहली बार जो सम्मेलन हुआ था बार्डुंग में सम्मेलन जो हुआ, बार्डुंग कहाँ पे? इंडोनेशिया में जो सम्मेलन हुआ था पहली बार एशिया अफ्रीका सम्मेलन जो हुआ, उसी में कहा जाता है कि यहीं से गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है 1955 से, याद रखिएगा। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली जो शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था। और यह कहाँ पे हुआ था? तो बेलग्रेड में, याद रखिएगा। बेलग्रेड में इसका सम्मेलन हुआ था। और बेलग्रेड कहाँ पे स्थित है, किस देश में? तो ये याद रखिएगा, सर्बिया में स्थित है। तो पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? सर्बिया में हुआ, बेलग्रेड में हुआ, 1961 में हुआ था। जो नाम के सदस्य देश हैं 120 सदस्य देश हैं, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन में टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो 120 सदस्य देश हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जकार्ता है। तो इसको याद रखिएगा। इसके सदस्य देशों में कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं भी शामिल है, जैसे आसियान है, ब्रिक्स है, अफ्रीकी संघ है, G7 इसमें शामिल है। तो इसको भी साथ में याद रखिएगा। चर्चा में रहा लिडार तकनीकी किस तरह का उपयोग करती है? तो जो लिडार होती है, लिडार का पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा। लिडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग टेक्निक होती है। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग तकनीक है यह। और जिस तरह से जो रडार और सोनार जिस टेक्निक पे काम करते हैं, यानी जिस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए रडार और सोनार तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, ऊर्जा तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, उसी तरह से लीडार जो होता है ये भी ऊर्जा तरंग का उत्सर्जन करता है। और ये प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश तरंग का प्रयोग करता है। तो लीडार किस तरंग का प्रयोग करता है? प्रकाश तरंग का प्रयोग करता है। तो इसको याद रखिएगा। और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी है कि लीडार किस जो टेक्निक है किस तरंग का उपयोग करती है? तो प्रकाश तरंग का उपयोग करती है। अब लीडार जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है टोपोग्राफिक लीडार एक होता है। टोपोग्राफिक लीडार जो होता है भूमि की मैपिंग के लिए इंफ्रारेड लेजर का प्रयोग करता है, इंफ्रारेड लेजर का प्रयोग करता है। जबकि एक होता है बैथोमेट्रिक लीडार होता है।
और ये समुद्र की गहराई को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और ये हरे प्रकाश का प्रयोग करता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। जो बैथोमेट्रिक लिडार होता है ये हरे प्रकाश का प्रयोग करता है। जो लिडार होता है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जा रहा है आज की डेट में, तो सबसे ज़्यादा इसका ऑटोनोमस वाहन जो होते हैं, ऑटोनोमस वाहन जो होते हैं उसमें इसका सबसे ज़्यादा आज की डेट में प्रयोग किया जा रहा है। ऑटोनोमस वाहन ऐसे वाहन जिसमें ड्राइवर नहीं होते हैं, वो सेल्फ रूप से चलती है, वैसी गाड़ियों को ऑटोनोमस कहते हैं। तो ऐसी गाड़ियों में इसका प्रयोग लिडार का प्रयोग किया जा रहा है। भविष्य में लिडार का प्रयोग और भी क्षेत्रों में किया जाएगा, जैसे कृषि क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में भूमि को नापने के लिए किया जाएगा, और मृदा के गुणों को पता लगाने के लिए किया जाएगा, फसल के बायोमास का पता लगाने के लिए किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो रक्षा क्षेत्र में इलाकों की मैपिंग के लिए, टारगेट को ट्रैक करने के लिए, माइन हंटिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो लिडार भविष्य में ज़्यादा प्रयोग में आने वाली टेक्निक है। जो सूक्ष्म तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे कौन यूज करता है, तो ये राडार जो होता है सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करता है। जबकि ध्वनि तरंगों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो सोनार के द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो सोनार ध्वनि तरंगों का प्रयोग करता है किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, जबकि राडार माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करता है किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। उसी तरह से जो लिडार होता है यह प्रकाश तरंगों का प्रयोग करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, उसे ट्रैक करने के लिए। तो इसको याद रखिएगा। आक्रामक प्रजाति जेब्रा मसल पहली बार अमेरिका के किस नदी में पाई गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलोराडो नदी में पाई गई है। जो जेब्रा मसल होता है, एक तरह से जो ये भारत में गांव में एक सितुही कहा जाता है, उसी को जेब्रा मसल कहा जाता है। ये तो जेब्रा मसल जो पहली बार पाई गई है कोलोराडो नदी में पाई गई है। जो जेब्रा मसल है ये कैस्पियन सागर और काला सागर की ये नेटिव प्रजाति है। कैस्पियन सागर और काला सागर में ये प्रजाति पाई जाती है। काला सागर में ये प्रजाति पाई जाती है, लेकिन हाल ही में कोलोराडो नदी में भी इस प्रजाति को देखा गया है। कोलोराडो नदी अमेरिका की एक नदी है, और यह रॉकी पर्वत से निकलती है। इसको भी याद रखिएगा, रॉकी पर्वत से निकलती है। कोलोराडो नदी किस पर्वत से निकलती है, रॉकी पर्वत से निकलती है। और जो ग्रैंड कैनियन है इसी नदी पे स्थित है। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पे ही स्थित है, और इसी नदी के जो निचला क्षेत्र है उसी क्षेत्र में दो रेगिस्तान मिलते हैं। एक मोजावे रेगिस्तान, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, मोजावे रेगिस्तान, और एक सोनोरन रेगिस्तान। सोनोरन रेगिस्तान, जो दो रेगिस्तान हैं मोजावे और सोनोरन, कोलोराडो नदी के निचले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मोजावे और सोनोरन दोनों अमेरिका में स्थित हैं, इसको भी याद रखिएगा। जो मिसौरी नदी है अमेरिका, या यूँ कहें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबी नदी है, और मिसिसिपी नदी है दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेरिका की। तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में किन दो देशों ने सोल द्वीप पर टकराव को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया है, तो इसका सही आंसर है चीन और फिलीपींस ने सोल द्वीप को टकराव को रोकने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। जो सोल द्वीप है ये दक्षिण चीन सागर में स्थित है, दक्षिण चीन सागर में स्थित है। और दक्षिण चीन सागर किस महासागर का भाग है, तो इसको भी याद रखिएगा, प्रशांत महासागर का यह भाग है, या कई बार इसको पूछा भी गया है। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर का ये हिस्सा है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है, इसको याद रखिएगा। दक्षिणी चीन सागर में ही एक चाइना के द्वारा एक लाइन खींची गई है, जो इस लाइन को भी याद रखिएगा, 9 डैश लाइन इसका नाम है, 9 डैश लाइन। ये चाइना के द्वारा खींचा गया है, और 9 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर के करीब 90% हिस्से पे चाइना अपना हिस्सा जाहिर करता है। लेकिन 2016 में संयुक्त राष्ट्र अधिकरण ने 9 डैश लाइन के तहत चीन के सभी दावों को खारिज कर लिया था, लेकिन फिर भी चाइना अभी उसको नहीं मानता है। तो इसको भी याद रखिएगा। चीन और जापान के बीच में एक द्वीप विवाद है, सेनकाकू द्वीप, इसको भी याद रखिएगा। सेनकाकू द्वीप जो है चीन और
जापान के बीच में विवादित द्वीप है। हाल ही में किस नदी में बाढ़ के कारण संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी में बाढ़ के कारण जो संगमेश्वर जो मंदिर था वो जलमग्न हो गया। जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी मूलतः 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना और कर्नाटक में। तो ये मूल 4 राज्यों में बहती है कृष्णा नदी। और जो सबसे ज़्यादा इसका जल जो क्षेत्र है वो कर्नाटक में है, करीब 44% जल क्षेत्र कर्नाटक में है, जबकि 26% जल क्षेत्र है महाराष्ट्र में और 15% आंध्र प्रदेश में और 15% तेलंगाना में है। जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम जो होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत से होता है, महाबलेश्वर पर्वत से इसका उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इसको भी याद रखिएगा। और जो कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि इसकी सहायक नदियों में जो सबसे महत्वपूर्ण है तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, दूधगंगा है, पंचगंगा, कोयना है, भीमा आदि ये नदियाँ जो हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। एक बार और देखिए सहायक नदियों को, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, कोयना और भीमा आदि ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। जो संगमेश्वर मंदिर है, संगमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, संगमेश्वर मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश में नांदयाल जिले में यह स्थित है। संगमेश्वर मंदिर दक्षिण में कई राज्यों में स्थित है, जैसे ये तेलंगाना में श्री केतकी संगमेश्वर मंदिर है, तमिलनाडु में भवानी संगमेश्वर मंदिर है, उसी तरह से कर्नाटक में भी संगमेश्वर मंदिर है। जो संगमेश्वर मंदिर है यह भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। तो इसको भी याद रखिएगा। यह नागर शैली में बनाया गया है चालुक्य के शासकों के द्वारा। तो नागर शैली में चालुक्य शासकों के द्वारा बनाया गया था संगमेश्वर मंदिर को, ठीक है, नागर शैली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू धन अंतरण डीएमटी के लिए संशोधित फ्रेमवर्क की समीक्षा की है। संशोधित फ्रेमवर्क कब से लागू होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 नवंबर 2024 से इसको लागू किया जाएगा। जो ये संशोधन किया गया है आरबीआई के द्वारा, इसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के द्वारा लागू किया गया है। इसको भी याद रखिएगा। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत इसको संशोधन किया गया है। जो डीएमटी है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, यानी कि जिसको घरेलू धन अंतरण कहा जाता है, इसको 2011 में आरबीआई के द्वारा पेश किया गया था पहली बार। तो इसको भी याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में कुछ छोटे किसानों द्वारा बायोप्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड के किसानों के द्वारा बायोप्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बायोप्लास्टिक बैग होता है यह जैव आधारित पॉलीमर बैग होता है, जैव आधारित पॉलीमर बैग होता है, जैव आधारित पॉलीमर बैग होता है। और इसका उत्पादन जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि कवक, बैक्टीरिया, ईस्ट, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इसका जो उत्पादन किया जाता है सूक्ष्म जीवों जैसे कवक होंगे, बैक्टीरिया, ईस्ट आदि की उपस्थिति में जो नवीकरणीय संसाधन हैं, जैसे नवीकरणीय संसाधन जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वनस्पति तेल आदि के सहयोग से इसका उत्पादन किया जाता है। और सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही इसको निम्नीकृत भी किया जा सकता है। और इसमें जो कृत्रिम प्लास्टिक का भौतिक गुण होता है प्लास्टिक, बायोप्लास्टिक बैग में, इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में वैज्ञानिकों के द्वारा डार्क ऑक्सीजन की खोज की गई है। डार्क ऑक्सीजन की खोज जो है प्रशांत महासागर में करीब 13,100 फीट की गहराई पे खोजी गई है। 13,100 फीट की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन खोजा गया है। जो डार्क ऑक्सीजन होता है इसकी उत्पत्ति जो होती है समुद्र में मौजूद मेटेलिक नोड्यूल्स के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। और जो समुद्र में जो ऑक्सीजन निचले तल में पाए जाते हैं उसी को डार्क ऑक्सीजन कहा जाता है। वैसे तो समुद्री जो ऑक्सीजन का अधिकांश जो भाग होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले जो पौधे होते हैं उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है और इसी में पृथ्वी पर सबसे गहराई वाला स्थल मैरियाना ट्रेंच भी इसी में पाया जाता है। इसको याद रखिएगा। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है और प्रशांत महासागर में ही रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में ही स्थित है। जो रिंग ऑफ फायर है यह ज्वालामुखियों का एक क्रम है, ज्वालामुखियों का एक समूह है जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। हाल ही में मर्कोसुर का नया सदस्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोलीविया मर्कोसुर का नया सदस्य बना है। इसको याद रखिएगा। जो मर्कोसुर है, मर्कोसुर एक व्यापारिक लैटिन अमेरिका के देशों का, इसको याद रखिएगा, लैटिन अमेरिका के देशों का एक व्यापारिक समूह है और इसको दक्षिण साझा बाजार कहा जाता है या इसको साउदर्न कॉमन मार्केट कहा जाता है मर्कोसुर को। लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म में साउथ कॉमन मार्केट को स्पेनिश भाषा में मर्कोसुर नाम दिया जाता है। इसको याद रखिएगा। मर्कोसुर कहा जाता है, स्पेनिश भाषा में इसको संक्षिप्त नाम दिया जाता है मर्कोसुर। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। इसकी स्थापना हुई थी 4 देशों के द्वारा। इसमें ब्राज़ील था, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे के द्वारा इसको स्थापना की गई थी। 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसमें वेनेजुएला भी शामिल हुआ था, लेकिन वेनेजुएला को 1 दिसंबर 2016 को निलंबित कर दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। और जो वर्तमान में अभी जो इसके सदस्य जो बना है कौन है? बोलीविया है। इसको भी याद रखिएगा। जो मर्कोसुर है इसका उद्देश्य क्या है? तो ये इसका उद्देश्य है कि जो सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करना इसका उद्देश्य है। तो इसको याद रखिए। बोलीविया की राजधानी अगर हम पूछें तो क्या है? बोलीविया की राजधानी है लापाज। बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज है। वैसे ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स है। जबकि पराग्वे की राजधानी क्या है? तो असंसियंस है। और उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो है। इसको भी याद रखिएगा। स्वीडन जो है, स्वीडन अभी हाल ही में नाटो का सदस्य बना है। नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? स्वीडन बना है। जबकि आसियान का नवीनतम सदस्य बना है तिमोर लेस्ते बना है। इसको भी याद रखिएगा। इस वीडियो में